हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विथ एस4एस में। फ्रेंड्स, हमने 2 मॉडल सेट साइंस के ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख लें। आज हमारा क्लास 10 का मॉडल सेट साइंस का तीसरा होगा, जिसमें आपको समय 1.5 घंटे दिए जाएंगे और 40 मिनट के होंगे। बाकी सब इंस्ट्रक्शन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी देख लें कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपके अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। यहाँ तक आप जानते हैं। और एक बार और बता दें, ये कक्षा 10 विज्ञान साइंस के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न आपका दिख रहा है, इस प्रकार है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ये सेट 3 का पहला क्वेश्चन। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। उस बिंदु को आप कहते हैं, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 2 का ए नंबर, फोकस कहते हैं। जब भी कोई किरण है परावर्तन के बाद ये ऐसे गुजरती है तो इस जगह से गुजरती है और इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का ए नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया है 54 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो कितना होगा इसका राइट आंसर 27, बी नंबर 3 का। ओके। अगला जो प्रश्न है आपका, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये अवतल दर्पण है, पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा गया है कि उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चौथा सवाल है और इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वक्रता केंद्र पर। ये फोकस होती है और यहाँ पर अगर वस्तु रखेंगे तो ये जो फिगर बनेगी बराबर बनेगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 5 का बी नंबर, गाड़ी के हेडलाइट में। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना कहलाता है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी नंबर, प्रकाश का अपवर्तन। इसका राइट आंसर बी नंबर, प्रकाश का अपवर्तन होगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। बर्फ, केरोसिन, वायु या फिर हीरा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 7 का सी नंबर, वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ठीक है। उत्तल लेंस के सामने, याद रखिएगा ये जो प्रश्न है उसमें वायु में है, ऑप्शन के कारण अगर यहाँ निर्वात होता तो ये निर्वात हो जाता। ठीक है। ये ऑप्शन जिसके जैसे दिया उसके अनुसार आपको चूज करनी है। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। ये एक उत्तल लेंस है, उसके पूछ रहा है कि सामने कहाँ पर वस्तु को रखें कि उसका सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 का, वो होगा बी नंबर, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ रखना है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। ये हम पिछले वीडियो में भी दिए थे, आपको कमेंट में जवाब देना है, लेकिन अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर जवाब देंगे। तो इसमें हम बता देते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। सी नंबर होगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। देखिए, कोई अगर यदि वस्तु है 10 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है और किसी लेंस के सामने रखा गया है तो वो 3 गुना दिखता है, मतलब 30 का दिखता है, 30 सेंटीमीटर का। तो पूछ रहा है तो उस लेंस द्वारा आवर्धन क्या होगा। तो जितना गुना होगा वही उसका आवर्धन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका,
नेत्र के जिस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। इसका राइट आंसर क्या होगा? दृष्टिपटल। और दृष्टिपटल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी बताए भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? तो निकट को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, अवतल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है? ये देखिए दूर बिंदु पूछ रहा है, तो दूर बिंदु क्या होगा? अनंत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है? अनंत होती है। अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया गया है कि दिए गए किस किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? ये 14 नंबर प्रश्न है कि दिए गए किस प्रक्रम से हमें जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, श्वसन। जब भी आप सांस लेते होंगे तो थोड़ी सी आपको ऊर्जा शक्ति मिलती होगी। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 15 नंबर आपका जो सवाल है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो इसका राइट आंसर आप जानते होंगे कि चिप्स जो आप कुरकुरे खाते हैं कौन सी गैस, इसमें पिछले सेट में भी दिया था। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका 16वां नंबर, वो है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना, ये पहले सेट का प्रश्न है, तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ये पहले सेट में भी आपको दिया गया था और तीसरे सेट में भी सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है। और हम आपको बताए भी थे कि अगर आप टोटल सेट को कर लेते हैं और हमसे कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम जो प्रश्न है आपके एग्जाम में यहीं से आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का ए नंबर। अगला जो आपका प्रश्न है वो हो गया, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन होना मतलब किस पदार्थ में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO, तो इसमें किसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है? आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन अकेला था, यहाँ जाके ऑक्सीजन का ऐड हो गया, तो इसमें बोलते हैं उपचयन। तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर कि दिए गए कौन सा समीकरण संतुलित है? संतुलित समीकरण देखना है। तो पहला समीकरण देखते हैं, AgNO3, एक GNO3, ए कितना है? एक, इधर भी एक ए है। N कितना है? N एक है, और यहाँ भी N कितना है? एक है। O3 है, यहाँ भी O3 है, और NaCl, Na कितना है? इधर भी Na एक है और Cl भी एक है। तो ये समीकरण आपका ऑलरेडी संतुलित है। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो N2 प्लस H2, इसमें 2 N है, इसमें है, लेकिन H2 जो है यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 3 है, ये सब नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोह चूर्ण पर अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल लें तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 19 का ए नंबर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कब? जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह चूर्ण पर डालते हैं तो बनता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, वो है दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? रंगीय सूचक। और एक प्रश्न आपका था गंधीय सूचक, ये है रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है कौन? प्याज जो है वो करता है गंधीय सूचक, वैनिला करता है गंधीय सूचक, लौंग जो है करता है आपका गंधीय सूचक की, लेकिन लिटमस जो है करता है कैसे? ये रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। इसका राइट आंसर 20 का हो जाएगा बी नंबर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 21 नंबर, ये भी आपका प्रथम सेट से ही उठाए हैं जैक बोर्ड ने, कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? ये आपका प्रश्न पिछले सेट 1 में भी था और ये सेट कितने 3 में भी दिया गया है कि डॉक्टर जो है हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करता है? तो आप जानते हैं सिंपली कि आपका जो उपयोग करता है क्या करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये देखिए यहाँ हाफ लगा हुआ है, डॉट हाफ H2O होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? बस वही प्रश्न है, इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका हम जवाब बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, अभी तुरंत बताए थे और आप इतना भी याद नहीं रखते हैं तो कैसे होगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये जो समीकरण दिया गया है इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो 2H2
और O2 मिलकर देखिए एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? 23 का होगा राइट आंसर ए नंबर, संयोजन। आप कैसे जानेंगे संयोजन? देखिए यहाँ दो तत्व हैं और जाके कितना एक यौगिक बना रहे हैं। जब दो या दो से अधिक चीज मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला है खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 का होगा बी नंबर, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फल में। और इसमें हम एक वीडियो भी बनाए थे आपके साइंस को लेकर, अम्ल क्षारक एवं लवण में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? कोई भी विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में होगा HCl। इस विलयन में क्या होगा? HCl होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। कोई विलयन है जो कि नीला लिटमस है उसको लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो आप जानते हैं कि नीला को ब्लू को रेड कौन करता है? उसको करता है एसिड। ब्लू को रेड कौन करता है? एसिड, अम्ल करता है। तो नीला को लाल अम्ल करता है और अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से होता है कम, 7 से कम। तो 7 से कम कौन सा है? 7 से कम ये सी नंबर है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला है 27 नंबर, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? ये प्रश्न भी आपके सेट 1 से भी दिया गया था। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है या किस अंग में करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कुटपाद में करता है। अगला है कि पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? पाचन जो प्रक्रिया है उसमें आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन करता है उसका राइट आंसर होगा पैप्सिन। कौन करता है? पैप्सिन। किसमें? आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पैप्सिन करता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? ये प्रश्न आपका सेट 2 में दिया गया था, थोड़ा सा पूछा था कि अमीबा में कौन सा पोषण होता है, तो प्राणी समभोजी था इसका राइट आंसर, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा अमीबा। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखें पिछला और पहला वीडियो तो जरूर देख लें, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा 5वां सेट जाते जाते। अब आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या है 4, और ये भी प्रश्न सेट 1 से है। मछली में कितने होता है? कभी कभी आपका मछली का प्रश्न देखने को मिलेगा, तो मछली में याद रखिएगा 2 कोष्ठ होते हैं और मानव में होते हैं 4। ऐसे भूल जाएंगे तो आप याद रखिए आप में 4 कोष्ठ हैं और मछली में है 2। निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? यहाँ आपका थोड़ा सा मिस्टेक लिखे हैं, यहाँ होगा क्षारीय करता है क्षारीय की जगह। ठीक है, कौन सा भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 31 का डी नंबर, पित्त जो है भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वृक्काणु। 32 का होगा राइट आंसर सी नंबर, वृक्काणु। और वृक्काणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं वृक्काणु को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। ये 33 नंबर का प्रश्न यहाँ से यहाँ तक आपका है, देख पा रहे हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कौन नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक। तो ये राइट आंसर होगा 33 का ये नंबर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 34, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है? निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है? तो एक लिंगी पौधा कौन है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, गुड़हल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 का डी नंबर, गुड़हल। अगला प्रश्न है, यहाँ से बचते हैं 6 प्रश्न आपके पास, कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ये जो चित्र दिया है किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? याद रखिए ये जो चित्र है ये है मुकुलन का। किसका है? मुकुलन का चित्र है। मुकुलन में कौन सी जनन होती है? मुकुलन जनन होती है, राइट आंसर होगा। सॉरी, ये जो चित्र है वो है हाइड्रा का, इसको बोलते हैं हाइड्रा का, और हाइड्रा में जो होती है कौन सी होती है? मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न है आपका
लड़कों में यौवना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो लड़कों में जो यौवना अवस्था के लक्षण है उनका नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन करता है। कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? पूछ रहा है मादा जनन तंत्र का भाग है। तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन है? यह है गर्भाशय, जो मादा में ही पाए जाते हैं। मादा जनन तंत्र का भाग है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से या ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जैव मात्रा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का होगा डी नंबर। जैव मात्रा जो है ये क्या सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है, यहाँ से बचते हैं 39 और 40। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय जिसे दोबारा से प्राप्त किया जा सके, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा डी नंबर, सौर ऊर्जा। कोयला अगर एक बार समाप्त हो जाए तो अब इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सीएनजी भी खत्म होने पर नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल अगर खत्म हो जाती है नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सौर ऊर्जा खत्म हो जाती है, मतलब तो सौर ऊर्जा आप देखते होंगे कि आज अगर सन है तो आप क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा का प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर सनलाइट कल फिर रात को ख़त्म हो जाती है तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोबारा सुबह को फिर से क्या हो जाती है? सन आ जाती है, जिससे आप सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अंतिम और आज सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है। अगर तो यह है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी है जैव मात्रा के, गोबर है गैस जो है जैव मात्रा के, कोयला भी है जैव मात्रा के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय ऊर्जा वो जैव मात्रा के उदाहरण नहीं है। यहीं से आपका जो है टोटली 40 प्रश्न होता है कंप्लीट। आपका सेट 1, 2 और 3 कंप्लीट होता है। और यहाँ से आपने टोटल कितने 120 प्रश्न कंप्लीट किए। और अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख लें और अपने दोस्तों की भी ज़रूर बताएं। साथ ही हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है क्लास 10 के लिए। अदर सब्जेक्ट की भी जल्द वीडियो अपलोड होगी और बाकी सभी सीट जल्द ही अपलोड होंगी। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।